और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया ही रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ, किसी भी बात का कोई दिमाग में कोई प्रेशर मत लिया करो और अच्छी तरह पढ़ा करो, ठीक है ना। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, मैंने कल की वीडियो में अपने पास चल रहा था कि लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण क्या होता है, और मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि जब अपने पास कोई दोनों तंत्रों में जब प्रकाश के वेग को नियत मानते हैं तो वहाँ पर अपने पास गैलीलियो रूपांतरण समीकरण काम नहीं करता है। वहाँ पर अपने पास कौन सा रूपांतरण समीकरण यूज में होता है? लॉरेंज रूपांतरण समीकरण यूज होता है। क्लियर था यहाँ तक? फिर मैंने माने थे कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण ये है, क्या क्या माने थे? एस डैश बराबर एल्फा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, और अपने पास जो टी डैश था वो डेल एक्स प्लस का क्या था? गामा टी था या नहीं था? यही तो माने थे, नहीं माने थे? माने थे। तो फिर अपन ने उनका क्या किया था कि एक तो अपन ने लिया था कि एस डैश के सापेक्ष एस का वेग क्या है? v, तो अपन ने उसका टाइम क्या माना था? dx अपॉन dt बराबर v के बराबर मान लिया था। फिर दूसरा मैंने ज्ञात करवाया था कि एस के सापेक्ष एस डैश कितने वेग से गति कर रहा है? माइनस v से, तो अपने पास dx डैश अपॉन dt बराबर कितना आ गया था? माइनस v। क्लियर? दोनों में ज्ञात किया था, नहीं किया था? किया था। तो अपने पास जो वहां पर निकल के आया था, मैंने कल कहाँ तक पहुंच गया था कि यहाँ तक पहुंच गया था कि मेरे पास एल्फा का मान कितना आया था? एल्फा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये पूरा किसके बराबर होता है? गामा, क्योंकि एल्फा किसके बराबर होता है? गामा के बराबर। लेकिन जब अपन इक्वेशन हल करेंगे तो एल्फा का मान किसके बराबर आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर अपने पास दूसरी इक्वेशन से अपन ने किसका मान ज्ञात किया था? डेल का मान। तो डेल बराबर कितना आया था? माइनस बी एल्फा अपॉन सी स्क्वायर। यही आया था डेल का मान कि डेल बराबर माइनस बी एल्फा अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर? अब अपने पास एल्फा का मान आ गया और डेल का मान आ गया। आ गया नहीं है? अब इन एल्फा और डेल के मान को अपन किस में रख देते हैं? जो अपने पास जो पहली समीकरण आई थी, जितने भी जो अपने पास आई थी, कितनी कितनी आई थी, उनमें अपन ने एल्फा और डेल का मान क्या रख दिया था। तो अपने पास एल्फा और डेल का जब मान रख देंगे तो अपने पास 4 इक्वेशन बनेंगी। तो 4 इक्वेशन बनने के पश्चात जो अपने पास आएगा एस डैश के सापेक्ष एस और एस के सापेक्ष एस डैश, वो अपने पास जो समीकरण बनेंगी वही समीकरण अपने पास क्या कहलाती हैं? लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं। क्लियर? तो नीचे लिखिए, अपने पास आ गया था। हम वो समीकरण कितना था मेरे को पता नहीं अभी, तो समीकरण मैंने डलवाई थी तुमसे, तो समीकरण मैं तुमको लिख रहा हूं कि जो अपने पास समीकरण आई थी ये वाली कि एल्फा एक्स बराबर एल्फा इंटू एक्स माइनस वी टी, जो ये समीकरण आई थी। क्लियर? तो ऊपर लिख देना कि समीकरण, जो ये समीकरण आई है तुम्हारी, क्लियर, उसका नंबर डाल देना समीकरण से। क्लियर? मेरे याद नहीं है, याद रखा नहीं कि समीकरण कौन सा है। क्लियर? कि समीकरण उससे, ये वाली जो समीकरण आई थी अपने पास एक्स डैश का मान निकाला था, वाई डैश का मान निकाला था, जेड डैश का और टी डैश का, उसका जो ये नंबर है उसका उधर ही लिख देना कि समीकरण इतने से। क्लियर? तो अपने पास जब एक्स डैश का मान निकालेंगे तो एल्फा का मान कितना है अपने पास? कितना निकलवाया एल्फा का मान? 1 अपॉन कितना निकलवाया? अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी आ गया। तो यहाँ से एक्स डैश बराबर कितना आ गया अपने पास? एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर? जहाँ तक तुम्हारी समीकरण आ गई है उसका इसका इक्वेशन डाल लेना। क्लियर? अब अपने पास वाई डैश बराबर कितना है? वाई, जेड डैश बराबर कितना है? जेड, और टी डैश बराबर अपने पास था कि डेल एक्स प्लस गामा टी। अब गामा अपने पास किसके बराबर है? टी डैश बराबर, बताइए, डेल एक्स प्लस गामा किसके बराबर है? एल्फा के बराबर, तो एल्फा इंटू टी। अब डेल का मान कितना आया था अपने पास? माइनस बी एल्फा अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जब मैं डेल एक्स का मान रखूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास कि टी डैश बराबर कितना आ जाएगा? माइनस वी एल्फा एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस एल्फा टी। तो टी डैश बराबर अपने पास लास्ट रिजल्ट निकल के आएगा टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे भी अपन ने किसका मान रख दिया? एल्फा का। क्लियर? तो अपने पास जो भी इक्वेशन नंबर आएगी इसको डाल देना। क्लियर है? ये तो अपने पास किसके निकल के आए हैं कि एस डैश के सापेक्ष एक्स जो वेग गति करता है v, उसके निकल के आए हैं। क्लियर? तो नीचे लिख देना
आगे लिखिए, नीचे लिख देना कि एस के सापेक्ष, एस के सापेक्ष, नीचे लिख देना एस के सापेक्ष एस डैश के रूपांतरण समीकरण, एस डैश के रूपांतरण समीकरण जो ये आए, एक तो ये समीकरण आया है, एक ये वाला समीकरण आया है, एक ये और एक ये, जो तुम्हारा लास्ट समीकरण आया था, नंबर आया था, उसके हिसाब से लिख देना कि ये कौन सा समीकरण है, रेगुलर चलना है कि ये समीकरण कौन सा है, ये कौन सा है, नंबर डालने हैं, क्लियर। और जो ये समीकरण है ये चारों नीचे लिख देना एस के सापेक्ष एच डैश के रूपांतरण समीकरण, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे ही, एच डैश वाई डैश जेड डैश व टी डैश है, टी डैश है, क्लियर। आप समीकरण नंबर लिख देना वहां एस के सापेक्ष एच डैश के रूपांतरण समीकरण, और ये नंबर आए हैं इनके, एच डैश का कौन सा है, वाई डैश का कौन सा नंबर है, जेड डैश का कौन सा है और टी डैश का कितना है। तो आपको लिखना है कि एच डैश के सापेक्ष रूपांतरण समीकरण ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर है, क्लियर। अब नीचे लिख दे, अब क्या निकालोगे आप, एच डैश के सापेक्ष, एच डैश के सापेक्ष एस के रूपांतरण समीकरण, एस के रूपांतरण समीकरण क्या क्या आएंगे आप बताइए। देखिए एस के सापेक्ष तो एच डैश के रूपांतरण समीकरण ये है, इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस खाली क्या है कि इसके स्थान पर जो ऊपर अंश के रूप में जो माइनस है तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट, और जो ये खाली इसमें बिना डैश क्या दे रखा है वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, डैश में। क्यों, क्योंकि एच डैश के सापेक्ष है और ये किसके सापेक्ष है, एस के सापेक्ष, तो एस के सापेक्ष है तो इसलिए किस किस के मान आए, एच डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश के। तो अब अपन एच डैश के सापेक्ष एस के रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे तो किसके आएंगे, एक्स वाई जेड और टी के। तो नीचे लिख देना x बराबर कितना आ जाएगा, एच डैश का मान कितना है ये, तो एच डैश ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, प्लस वी डैश टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी, और अपने पास y बराबर किसके हो जाएगा, y डैश के, z डैश बराबर किसके हो जाएगा, z के, और t डैश बराबर अपने पास हो जाएगा t डैश प्लस वी एक्स क्या है, वी एक्स अपॉन वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आ गए चारों मान, आगे नहीं आए तो नीचे लिख देना प्राप्त समीकरण लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, बता लीजिए। ये अपने पास क्या हुए, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में एच डैश के सापेक्ष एच डैश के रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं, आप क्या क्या बताओगे, एच डैश बराबर एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश किसके बराबर होता है वाई, जेड डैश बराबर जेड, और टी डैश किसके बराबर होता है टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। ये क्या है, एच के सापेक्ष एच डैश के रूपांतरण समीकरण। अब एच डैश के सापेक्ष एच के रूपांतरण समीकरण पूछ लिया जाए तो क्या होंगे, एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी डैश टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, वाई बराबर किसके हो जाएगा वाई डैश, जेड डैश वो जेड किसके बराबर हो जाएगा जेड डैश के, और टी डैश बराबर टी बराबर किसके हो जाएगा टी डैश प्लस बी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर, चल बता लिया होगा। अब चलिए अगला हेडिंग डालिए, लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण, लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण। अगला हेडिंग डालिए, लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण, लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण।
लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण, हेडिंग डालिए लॉरेंज वेग रूपांतरण, लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण। देखिए मैंने तुमको रूपांतरण समीकरण की परिभाषा क्या बताई थी कि किसी एक निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, ज्ञात हैं, लेकिन किसी अन्य निर्देश तंत्र में उसी बिंदु के क्या ज्ञात किए जाएं, निर्देशांक ज्ञात किए जाएं, तो उन दोनों निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का अपन उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, रूपांतरण समीकरण। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेग रूपांतरण समीकरण। वहां तो अपने पास बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, क्लियर। अब यहाँ पर अपन क्या ज्ञात करेंगे कि किसी निर्देश तंत्र में किसी कण का वेग तो क्या है ज्ञात है, और किसी अन्य निर्देश तंत्र में दूसरे उसी कण के वेग ज्ञात किए जाएं, तो उन दोनों कणों के वेगों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का अपन उपयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा, वेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। अगर दूसरा ऐसे कह दिया जाए कि लॉरेंज त्वरण रूपांतरण समीकरण क्या होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि किसी एक निर्देश तंत्र में कणों का त्वरण तो ज्ञात है, लेकिन दूसरे निर्देश तंत्र में उसी कण का त्वरण ज्ञात किया जाए, तो उन दोनों कणों के त्वरणों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का अपन उपयोग करते हैं वही क्या कहलाएगा, लॉरेंज त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है। क्लियर। तो लिखिए इसमें लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण में किसी एक निर्देश तंत्र 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 में कण का वेग ज्ञात हो तथा दूसरे निर्देश तंत्र में उसी कण का वेग ज्ञात करना हो तो दोनों वेगों ज्ञात करना हो तो दोनों वेगों में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण कहते हैं। इसके लिए फिगर बना लो। ये कोई पिंड है अपना और इसका वेग कितना लिया है अपन ने, सदिश u। और ये कौन सा तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। क्लियर। तो नीचे लिख देना एस एक कैसा तंत्र होता है, स्थिर। एस एक स्थिर तंत्र है। यहाँ एक कण सदिश u वेग से गति करता है। तो यहाँ लिख देना, यहाँ वेग के घटक कितना हो जाएगा बताइए, ux uy व uz हैं। इसलिए ux किसके बराबर हो जाएगा, dx/dt के, और uy किसके हो जाएगा,
डी वाई अपॉन डी टी, और यू जेड किसके बराबर हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी टी। क्लियर, उतारिए यहां तक। इसलिए यू एक्स बराबर डी एक्स अपॉन डी टी के, यू वाई डी वाई अपॉन डी टी के, और यू जेड किसके बराबर हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी टी। क्लियर। अब इसी प्रकार दूसरे निर्देश तंत्र में लिख लीजिए, माना एक अन्य तंत्र, माना एक अन्य तंत्र सदिश यू डैश वेग से गति करता है, गति करता है। तो इसके लिए एक फिगर बना लो। ये अपने पास कोई पिंड का क्या होगा, द्रव्यमान, ये अपने पास वेग हो गया सदिश यू डैश, और ये कितनी वेग से गतिशील होता है, v। ये कौन सा तंत्र हो गया, एस, क्योंकि एस तो क्या होता है, स्थिर, और एस डैश क्या करता है, v वेग से गतिशील होता है। क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर यहां लिख देना, यहां अब एस डैश तंत्र के वेग के घटक कितने हो जाएंगे, वेग के घटक कितने हो जाएंगे, यू एक्स डैश, यू वाई डैश, वे यू जेड डैश हैं। इसलिए यू एक्स डैश बराबर कितना हो जाएगा, डी एक्स डैश अपॉन डी टी, और यू वाई डैश बराबर डी एक्स डैश डी वाई डैश अपॉन डी टी, और डी जेड डैश वो यू जेड डैश बराबर कितना हो जाएगा, डी जेड डैश अपॉन डी टी। इनके ऊपर भी डैश लगा देना, डी एक्स डैश डी टी डैश। क्लियर, लिखे, उतारिए यहां तक। अपन ने एस निर्देश तंत्र में भी वेग के घटक ज्ञात कर लिए, और एस डैश निर्देश तंत्र में भी वेग के घटक ज्ञात कर लिए। अब अपन इसमें क्या लगाएंगे, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। जो अपने पास लॉरेंज रूपांतरण समीकरण आए हैं, अब उनको अपन इसमें लगाएंगे। क्लियर, उतारिए यहां तक। उतार लिया होगा। चलिए ये पार्ट मिटा देता हूं, वो देख लेना तुम। तो नीचे लिख देना, यहाँ पे लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से। तो अपने पास बताइए एक्स डैश बराबर कितना आया था, एल्फा इंटू एक्स माइनस वी टी आया था, नहीं आया था, और वाई डैश बराबर क्या था, वाई, जेड डैश बराबर जेड, और टी डैश बराबर अपने पास क्या था बताइए, एल्फा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। यही आए थे, नहीं आए थे, कि एक्स डैश किसके बराबर आया था, एल्फा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश किसके बराबर था, वाई, जेड डैश बराबर किसके आया था, जेड, और टी डैश बराबर एल्फा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो इसका इक्वेशन नंबर डालते रहना। अब तो मैं याद रखूंगा 1, 2, 3 और 4। इक्वेशन नंबर 4 नीचे लिखिए, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कितना आ जाएगा अपने पास, डी एक्स डैश अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा बताइए, एल्फा इंटू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी। क्लियर, कितना आ गया कि डी एक्स डैश अपॉन डी टी एल्फा इंटू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी। अब मैं इसको क्या कर दूं, डी टी से ही तो गुणा कर दूं, डी टी से गुणा करूंगा तो यहां लिख देना, डी टी से गुणा करने पर, तो जब मैं डी टी से गुणा करूंगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, डी एक्स डैश बराबर एल्फा। इस डी टी को मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, डी टी से डी टी, तो डी एक्स माइनस इसको डी टी से गुणा करूंगा तो वी डी टी।
वी डी टी। आ गया कि नहीं आया? तो अपने पास इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 5। अब इसी प्रकार इसका मैं सापेक्ष टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो कितना आ जाएगा? डी वाई डैश अपॉन डी वाई, इक्वेशन नंबर 6। और डी जेड डैश बराबर कितना आ जाएगा? डी जेड, इक्वेशन नंबर 7। और जब मैं इसका टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा 4 का तो कितना आ जाएगा बताइए? डी टी डैश बराबर एल्फा इंटू डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, इसका इक्वेशन नंबर 8। क्योंकि इन देखिए मैंने जब समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन किया है कि नहीं किया? टी के सापेक्ष अवकलन करने के बाद मैंने क्या किया? dt से गुणा। इसी प्रकार मैंने 2 को जब टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो dy डैश अपॉन dt और dy अपॉन dt। अब मैं इसको भी मैं किससे गुणा कर दूं? dt से, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो dy डैश बराबर किसका हो जाएगा? dy। इसी प्रकार 3 का मैं टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो कितना आ जाएगा? dz डैश अपॉन dt बराबर dz अपॉन dt। अब इसको भी मैं dt से गुणा करूंगा तो dt से dt और dt से dt, तो dz डैश बराबर कितना आ जाएगा? dz आ जाएगा। अब इसका भी मैं t के सापेक्ष अवकलन करूंगा और dt से ही वो करूंगा जब मैं गुणा तो क्या आ जाएगा? dt डैश बराबर एल्फा का एल्फा ऊपर कितना बच जाएगा? dt, क्योंकि dt अपॉन dt इंटू dt करूंगा तो dt से dt कितना बचेगा? dt माइनस, अब मैं जब इसका अवकलन करूंगा तो वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी टी आएगा नहीं आएगा? और मैं जब इसको क्या करूंगा? डी टी से गुणा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर? चलिए नीचे लिखिए, इसको मिटा दो अब। चलिए तो नीचे लिखिए समीकरण 5 व 8 से, समीकरण 5 व 8 से, समीकरण 5 व 8 से कितना आ जाएगा बताइए? समीकरण 5 और 8 से तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, यही है ना 5 और 8 बराबर एल्फा इंटू डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन कितना आ जाएगा? एल्फा इंटू डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो अपने पास एल्फा से एल्फा कैंसिल हो गया। और देखिए अपन ने वेग के घटक क्या माना था? डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश के सापेक्ष यू डैश माना था नहीं माना था? कि यू डैश किसके बराबर था? डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश के बराबर था या नहीं माना था? माना था ना। तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश के स्थान पर क्या रख दूं? यू डैश। तो यू डैश बराबर अपने पास एल्फा से एल्फा कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? अब मैं इसमें क्या करूं? डी टी से ही गुणा कर दो, डी टी का क्या कर दूं? भाग। तो यहां लिख देना, तो यू डैश बराबर इस समीकरण मैंने डी टी का ही गुणा कर दिया और डी टी का ही भाग दे दिया। तो अपने पास कितना आ जाएगा? डी टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी डी टी अपॉन डी टी अपॉन डी टी का गुणा कर दिया, डी टी का क्या कर दूं? इसमें भाग दे दूं, डी टी अपॉन डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी वो भागे टी डी टी। क्लियर? तो अब देखिए डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, यू डैश बराबर, अब देखिए डी एक्स अपॉन डी टी किसका वेग का घटक था? यू का। तो यू माइनस डी टी से डी टी कैंसिल हो गया तो यू एक्स माइनस वी अपॉन कितना आ जाएगा? डी टी से डी टी कैंसिल हो गया तो 1 माइनस कितना आ जाएगा? अब क्या है अपने पास? वी डी एक्स अपॉन डी टी है या नहीं है? तो कितना आ जाएगा अपने पास बताइए? यू एक्स माइनस वी 1 माइनस कितना आ जाएगा? वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो यू डैश का मान तो कितना आ गया अपने पास? यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर? उतारिए यहां तक जल्दी।
उतारिए जल्दी। यहाँ पे देखिए डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश को मैंने क्या मान लिया, यू डैश। क्यों? क्योंकि वहां पर यू डैश का मान क्या था बताइए, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश के बराबर था या नहीं था? था ना, यू एक्स डैश के बराबर। किसके बराबर था? यू एक्स डैश के बराबर। तो यू एक्स डैश का मान अपने पास कितना आ गया, यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी। क्लियर? यहाँ पर अपन ने डी टी का ही गुणा कर दिया है दोनों में, और डी टी का क्या कर दिया, भाग। क्लियर? dx अपॉन dt को अपन क्या लिख सकते हैं, ux, क्योंकि अपन ने जो वेग का घटक लिया था ux बराबर किसके लिया था, dx अपॉन dt के। क्लियर? चलिए अब नीचे लिखिए समीकरण, पहले कौन कौन सा लिया था, 5 और 8। अब लेंगे समीकरण 6 व 8 से, समीकरण 6 व 8 से। तो समीकरण 6 और 8 से कितना आ जाएगा, समीकरण 6 क्या है, ये है, तो dy डैश अपॉन 8 क्या है, dt डैश। तो dt डैश बराबर कितना आ जाएगा, dy अपॉन कितना है, एल्फा इनटू dt माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, चूंकि एल्फा बराबर क्या होता है, गामा, और ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के। तो अपने पास कितना आ जाएगा, इससे अपने पास मान आ जाएगा, आप देखिए डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश को मैं किसके रूप में लिख सकता हूँ, यू वाई डैश के रूप में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि वाई डैश का घटक कितना था, यू वाई डैश का घटक डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश था। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, यू वाई डैश बराबर, अब मैं इसको क्या करूंगा बताइए, इसका कितना आ गया, डी वाई अपॉन कितना आ जाएगा बताइए, एल्फा डी टी, एल्फा डी टी, और कितना आ जाएगा 1 माइनस वी, 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, 1 अपॉन वी सी स्क्वायर, और कितना आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर? कितना आ गया, एल्फा बराबर, अब मैंने यहाँ पर एल्फा का मान रखा है, खाली किसका मान रखा है, एल्फा का। तो एल्फा का जब मैं मान रखूंगा तो कितना आ गया, यू वाई डैश बराबर डी वाई अपॉन एल्फा डी टी 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, यही आएगा। तो अपने पास यू वाई डैश बराबर कितना आ जाएगा, अपने पास डी वाई अपॉन डी टी अपॉन कितना आ जाएगा बताइए, एल्फा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से अपने पास यू वाई डैश का मान कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी किसके बराबर था, किसके वेग घटक था, यू वाई का। तो यू वाई अपॉन कितना आ जाएगा, एल्फा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर था, यू एक्स। ये किसका घटक आ गया अपने पास, यू वाई डैश। क्लियर? उतारिए जल्दी। अब इसी प्रकार अपन किसका निकाल लेंगे बताइए, अब अपन कौन कौन समीकरण, समीकरण 7 और 8, समीकरण 7 व 8 से, समीकरण 7 व 8 से इनका इक्वेशन डालते जाना। ये किसका, ये कितना आया था 9, ये कितना आया है 10। क्लियर? तो समीकरण 7 और 8 से कितना आ जाएगा, डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश बराबर कितना है, डी जेड अपॉन कितना है, एल्फा अपॉन डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश अपॉन इतना। तो वही काम करना है तुमको, एल्फा बराबर क्या है, गामा, और इसका मान कितना होता है 1, कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वही काम करना, नहीं करना। तो अपने पास यू जेड डैश का मान कितना आ जाएगा, यू जेड डैश बराबर, क्योंकि डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश को क्या लिख सकता हूँ, यू जेड डैश, क्योंकि ये भी एक का घटक है। तो यू जेड डैश बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, डी जेड, यू जेड डैश बराबर, इससे कितना आया था यू जेड, तो अपने पास आ जाएगा, इससे आ जाएगा एल्फा इंटू कितना आ जाएगा, एल्फा इंटू डी टी, और कितना आ जाएगा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी जेड अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो अपने पास कितना आ गया यहाँ से, यू जेड डैश बराबर कितना आ जाएगा, डी जेड अपॉन डी टी
अपॉन कितना आ जाएगा बताइए, एल्फा इंटू 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहां से यू जेड डैश बराबर कितना आ जाएगा बताइए, डी जेड अपॉन डी टी किसका घटक था, यू जेड का, अपॉन एल्फा 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी की जगह क्या रख सकता हूं, यू एक्स। यू एक्स इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 11 क्या काम किया है, यहाँ पे आकर अपन ने एल्फा का मान रखा है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और डी टी का ऊपर गुणा नीचे कर दिया और भाग दे दिया। क्लियर है। और हम जानते हैं कि यू एक्स का घटक क्या था, डी एक्स अपॉन डी टी, यू वाई का क्या था, डी वाई अपॉन डी टी, और यू जेड का कितना था, डी जेड अपॉन डी टी। यू एक्स डैश का कितना था, डी एक्स डैश अपॉन डी टी, यू डैश वाई का कितना था, डी वाई डैश अपॉन डी टी, और यू जेड डैश का कितना था, डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश। क्लियर। जहां पर ये अपने पास मान आ जाए तो वहां पर अपन इनके मान किसके बराबर में लिख सकते हैं, यू एक्स यू वाई यू जेड, और यू जे एक्स डैश यू वाई डैश और यू जेड डैश। क्लियर। तो नीचे लिख देना, यहां लिख रहा हूं मैं, नीचे लिख देना समीकरण 9, 10, 11, समीकरण 9, 10, 11 लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण, लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। क्लियर। इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना, सब कुछ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब। क्लियर। चलिए अब अगली वीडियो में अपन इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हल करेंगे। क्लियर। और इसे क्वेश्चन हल करके फिर अपन अगला टॉपिक लेंगे। ये तो वेग रूपांतरण समीकरण आ गया, अब लॉरेंज का क्या ज्ञात करेंगे, त्वरण रूपांतरण समीकरण। क्लियर। चलिए।